हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है ये आपका संपूर्ण फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, जितने भी गणित के फॉर्मूले होते हैं ये सभी के सभी फॉर्मूले हम आपको एक जगह करवाने जा रहे हैं। और जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका एएलपी का एग्जाम है, ठीक है, इसके अलावा आपका ग्रुप डी का परीक्षा है। अगर एक बार इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है लेकिन पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए। तो जो जरूरी फॉर्मूले हैं, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, केवल उसको अगर रिवाइज कर ले तो हमारा जो एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर आने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में धीरे धीरे क्या कर रहा है, एडवांस मैथ का लेवल बढ़ा रहा है। अब जब एडवांस मैथ का लेवल बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूले याद होंगे तभी आपसे बनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सब कुछ हम करते हैं शुरुआत, है ना। आप कोई भी चैप्टर की बात करें सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्षेत्रमिति की बात करेंगे, सबसे पहले हम मेंसुरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो मेंसुरेशन में आप सभी को पता है कि शुरुआत कहाँ से करें, त्रिभुज से। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला त्रिभुज आता है, ठीक है, कि नॉर्मली अगर आपसे दे दिया जाए कि बताइए त्रिभुज का क्या सूत्र होता है, ट्रायंगल की बात करें, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी का गुड इवनिंग। और यकीन मानिए कि जो फॉर्मूले हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो कहीं भी रटने रटाने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद होने वाला है। चलिए शेयर सब लोग करिएगा। परफेक्टली दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, तो सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और ग्रुप डी परीक्षा से पहले इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में काफी आपका हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप डी की बात करें तो इस बार कटअप भी आपका ज्यादा जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको एक बेहतरीन तैयारी करके जानी है। ठीक है, आइए। सबसे पहला ट्रायंगल में पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, याद रखिएगा। त्रिभुज का योग सभी क्या होता है, परिमाप इसी को कहते हैं। अगर परिमाप पूछ ले कोई भी फिगर का तो टोटल लंबाई को आपस में जोड़ देंगे। फटाफट से हम करेंगे, ज्यादा समय नहीं गंवाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर त्रिभुज की बात करें कि अगर सर कोई त्रिभुज है, तीनों भुजा अलग अलग है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब भुजा अलग अलग हो जाता है तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। हेरोन फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। अब यस निकालने का तरीका है कि सभी भुजा के लंबाई को जोड़ के आधा कर दीजिए। जितने भी भुजा है ना उन सभी के लंबाई के जो योग को आधा करेंगे तो यस निकलेगा। ठीक है, जितने भी भुजा की लंबाई है, जितना भी भुजा है, उन सभी के भुजा को जोड़ के आधा करेंगे तो यस निकल जाएगा, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आई, चलिए आई। हाँ जी, और कुछ नहीं है नीचे। हाँ, एक और आगे देखिएगा। दूसरे बात करते हैं, ये नॉर्मली हो गया कि कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ना जाने कई जगह यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा कि यह समबाहु त्रिभुज में एक जगह और काम आता है, बहुभुज में। जैसे कोई बहुभुज आपके सामने दे दिया जाए, इस प्रकार से कोई बहुभुज दे दे और कह दिया जाए कि इसकी एक भुजा की लंबाई 6 है, तो बताइए 6 भुजा की लंबाई टोटल टोटल इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुभुज का क्षेत्रफल होता है कि जितना भुजा है ना, जितना भुजा है उसको आपको गुना कर देना है, किसमें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में गुना कर देना है तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बहुभुज वाले में भी ये काम आता है, याद रखिएगा और ध्यान से सुनना है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा सेम होता है तो परिमाप सभी का योग हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो जरूरी है केवल उसी को हम पढ़ाएंगे, उसी को बताएंगे। बात आ रहा है समझ में। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। आगे समकोण त्रिभुज के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करें
तो ध्यान में रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में, है ना, क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका है जो नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। बाकी कुछ ट्रिपलेट है जो इसमें याद रखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट हो जाएगा जैसे 8, 15, 17 का ट्रिपलेट, ठीक है। इसके अलावा 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात आपको बता दें, एक सबसे जरूरी बात आपको बता देते हैं कि ट्रिपलेट बनता कैसे है। ट्रिपलेट बनता कैसे है, जैसे देखिए कि यहाँ 3, 4, 5 दिया हुआ है, 3, 4, 5 दिया हुआ है, कल को 3 ना दे करके यहाँ दे देगा 9, 12, 15, तो क्या ये ट्रिपलेट है? ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका है कि देखना है कि जो भी ट्रिपलेट है उसी का गुणज ये होगा, उसी का गुणज होगा। जैसे मान लिया जाए कि 3, 4, 5 में से जो है एक भुजा दे दिया जाए 12 और ये दे दिया जाए 16 और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका हाइट क्या होगा। डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, होता है, इसका ही 4 गुना, इसका ही 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, तो 20 हो जाएगा इसका कर्ण का मान। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है b/4 अंडर रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब b क्या है, c क्या है, सब कुछ दिया हुआ है कि जब समद्विबाहु है तो दो भुजा समान होगा और एक भुजा अलग होगा, तो यहाँ पर उसी भुजा को रखना है और 4 से गुना करना है जो भुजा सेम है, जो भुजा की जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो a का मान आपको 4 रखना है और यहाँ पर उस भुजा को रखना है जो बिल्कुल असमान भुजा है, अलग है। बात आए समझ में? हालांकि समबाहु त्रिभुज में इसका जरूरत कभी नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं कि जितना इसका आधार दिया है इसका आधा करते हैं और जैसे ही आधा होता है, जितना भी इसका आधार दिया है इसका आधा करेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है कि ये पूरा भुजा जो है ये पूरा मान लिया जाए 8 दिया हुआ है ना। अब बाकी बात करें कि ये 3 है, ये 3 है और आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए कि ये 10 है, तो आपसे कह दिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर यहां से एक लंब डालते हैं तो दोनों बराबर भाग में बटेगा, क्योंकि लंब जिस भी लकीर पर डाला जाता है उस लकीर को, उस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 8 है तो ये 4, ये 4 होगा। अब मामला एकदम क्लियर है कि ये 3, ये 4 है, सॉरी ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। अब यहां से समकोण आराम से लग जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब जितना इसका क्षेत्रफल उसका दुगना ये हो जाएगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, ये चीज इग्नोर कर सकते हैं आप इस चीज को। चलिए आइए आगे बात करते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप याद रखिएगा 4 गुना भुजा होता है। परीक्षा से पहले इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से रट के जाइएगा, बहुत कामगर चीज बता रहे हैं, है ना। कहीं भी आप आराम से डबल स्पीड में इस पूरे सेशन को देख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर याद रखिएगा, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं। आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और परिमाप जो होता है ये तो सबको याद रहता है, ये 2 फॉर्मूला सबको याद रहता है। अगर कुछ आप भूलते हैं तो वो आप ये भूल जाते हैं, विकर्ण क्या होता है, तो √L² प्लस b² क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। क्या आपको याद रहेगा? चलिए कोई परेशानी दिक्कत है तो बताइए, आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। आइए अगला देखिएगा। आगे बात करें वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त का परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त का परिधि 2πr। अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में क्या होगा? कहिएगा जितना पहले क्षेत्रफल है उसका आधा होगा, तो πr² का आधा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, πr² का आधा, ठीक है। इसके अलावा परिधि की बात करें तो परिधि क्या होता है? कहिएगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पाई, क्योंकि पूरा 2π होता है, तो ये हो गया पाई। अब प्लस क्या होगा? पाई अब प्लस ये वाला हिस्सा r, तो πr अब प्लस 2r, यानी पूरा को ही परिधि कहेंगे, सारे लंबाई,
ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r, ये चीज हर कोई भूलता है, इस चीज पर थोड़ा सा गौर करिएगा, एग्जाम में आता है यहां से प्रश्न। क्षेत्रफल आसान है इसका, क्योंकि जितना क्षेत्रफल रहेगा उसका आधा कर देना है, मामला खत्म। आगे देखिए, चलिए इसके अलावा वृत्त के कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछता है। वृत्त से संबंधित और महत्वपूर्ण फॉर्मूले क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। कि अगर बात करें कि ये सेक्टर जिसको त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और हमेशा थीटा का मान छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा लेना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी कि थीटा बटा 360 गुना वृत्त का परिधि। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका डायरेक्ट त्रिज्या दिया रहेगा एक वृत्त का परिधि 144 है ना, 144 है, तो बताइए उसका चाप का लंबाई क्या होगा। तो डायरेक्ट 2 पाई आर की जगह पुट कर देना है, इस चीज इसलिए आप क्या करिए, इसको हमेशा याद रखिए। इसके अलावा, ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा जितना भी इधर फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना आपको, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, केवल त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई इंपॉर्टेंट है पूरे में, और कुछ भी याद नहीं रखना है। चतुर्थांश में कुछ नहीं करना, जैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो जितना क्षेत्रफल है उसका 4 से भाग दे देंगे। ये सब कुछ भी नहीं याद रखना, केवल इसमें दो ही चीज आपको याद रखना है, एक चाप की लंबाई और दूसरा क्या याद रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लीजिए, छपेगा एग्जाम में, डायरेक्ट आपका दिया हुआ रहेगा कि अगर समानांतर भुजा दिया हुआ है ना, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा 4 और 10 है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर गलती से फॉर्मूला नहीं याद रहा तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपिज्म कहते हैं, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ये डायरेक्ट हूबहू सवाल एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी नए बच्चे हो या पुराने हो, सब किसी के कॉपी में ये चीज नोट होना चाहिए, है ना। अगर आप बोलोगे तो हम पीडीएफ भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट कर लेंगे तो और अच्छी बात है, केवल सेलेक्टेड चीज, ठीक है। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, याद रहेगा। आइए आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए। समांतर चतुर्भुज वो तो समलंब हो गया, ट्रेपिज्म हो गया, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक आयत के समान होता है, समांतर यानी आयत, सीधा समझिए कि ये आयत है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वही इसका क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यानी आधार गुना ऊंचाई। और यहां पर जो आधार है वो क्या है, कहिएगा। अगर यहां से एक लंब डाल दे तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, अगर यहां से लंब डालेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो गया इसका आधार, यानी कि b और गुना हाइट, जितना इसका हाइट है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, याद रखिएगा। ध्यान ये रखना है कि गलती से इससे गुना नहीं कर देना है। आधार गुना ऊंचाई मतलब सीधा समझना है कि ये वाली भुजा की जो लेंथ है ना, यही इसका आधार है। चलिए इसके परिमाप की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी, वही आयत ही है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि एल का मतलब क्या हो गया, लंबाई कितना है ए, और चौड़ाई कितना है बी। चौड़ाई ही यहाँ आधार है, यहाँ जो आधार के रूप में आपको लेना, ये चौड़ाई ही लेना है। सीधा चौड़ाई गुना ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर चौड़ाई गुना ऊंचाई भी आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो ये दोनों फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलिएगा, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए पैरेललोग्राम के बाद आइए रोम्बस, समचतुर्भुज। इसमें सबसे जरूरी और खास बात पता है क्या है, कि ये समचतुर्भुज समकोण चतुर्भुज त्रिभुज बनाता है। देखिए इसमें एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला हर किसी को याद रहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का गुणनफल मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब एग्जाम में कैसे घुमा के देता है ये हम आपको बताते हैं, देखिएगा। परिमाप कोई दिक्कत नहीं है इसका, सभी भुजा सेम होता है, सभी भुजा बराबर होता है, एक वर्ग के जैसा।
तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो ए 4 बार जोड़ेंगे तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, तो कोई मामला ही नहीं यहाँ पर। मामला समझ में आया। और ये भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना, इसको नहीं याद रखना। तो समचतुर्भुज में केवल 2 फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 गुने अंडर रूट d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर का अंडर रूट, भुजा निकल कर आ जाएगा। ये बात आ रहा समझ में, है ना। इसी से ये बना है, ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। कहिएगा नॉर्मली क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल को ए स्क्वायर कहेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2, d1 गुना d2। मामला समझ में आया। अब ए स्क्वायर जब इधर यहां जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा कि इसकी भुजा और इसका क्षेत्रफल, ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नया चीज क्या है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, बढ़े आगे। हाँ जी, अब इसमें नया चीज क्या है कि समचतुर्भुज में क्या होगा ना कि समचतुर्भुज में की अगर बात करें तो समचतुर्भुज में क्या होगा कि आपको 2 डाटा दिया हुआ रहेगा। 2 डाटा आपका दे देगा इस प्रकार से, आपसे दे देगा कि अगर पहला विकर्ण भुजा की लंबाई मान लिया जाए, दे दिया कि यहां पर 10 है, भुजा की लंबाई क्या है 10 है, ठीक है। आपसे ये दे देगा, ठीक है, आपसे ये दे देगा कि अगर इसका एक विकर्ण का लंबाई ना दे करके, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक विकर्ण का लंबाई इसका 24 मीटर है और इसका भुजा की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, तो आपसे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्या कहेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि इसका विकर्ण एक समकोण बनाता है, यानी कि इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कट करता है। इसका मतलब ये समकोण बन गया। अब ये समकोण थीटा के सामने कर्ण हो गया। बात आ रहा है समझ में, है ना। इसको इस तरह से नोट करिएगा कि 5 12 13, तो 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 मान लिया जाए कि 26 मीटर है। आपसे कह दिया जाए कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल याद रखना है कि अगर पूरा विकर्ण 24 है और समचतुर्भुज के विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। मामला समझ में आ रहा है। और ये इसके सामने हो गया कर्ण। तो बताइए कि अगर ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये आधार या लंब में से कुछ भी मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर करके ये घटाएंगे तो क्या ये डाटा नहीं निकलेगा। और जब ये डाटा निकल गया मतलब विकर्ण का आधा लंबाई निकल गया, इसका दुगना करेंगे तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण 24 और दूसरा विकर्ण जितना ये आएगा इसका दुगना कर देना है, इसका दुगना कर देना है। तो याद रखिएगा कि समचतुर्भुज के जो यहां पर बात करें ना, समचतुर्भुज के विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटते हैं और 2 बराबर भागों में बांटता है, तो याद रखिएगा कि जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाएगा। जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि पहला विकर्ण 10 है दूसरा विकर्ण 20 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको सोचना है। मामला समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं हम। सोच के देखिए ना कि जैसे यहां पर, यहां देखिए ध्यान से कि जैसे इसका एक भुजा का लंबाई, एक क्वेश्चन बना ही दीजिए, एक क्वेश्चन बना दीजिए। जैसे इसका भुजा की लंबाई हम आपको दे रहे हैं, भुजा की लंबाई दे रहे हैं 5 और इसका विकर्ण की लंबाई दे रहे हैं 6, कि यहां से यहां तक 6 मीटर लंबा इसका विकर्ण है। अब केवल 2 डाटा आपको पता है कि एक समचतुर्भुज का भुजा 5 है और इसके विकर्ण की लंबाई 6 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप तो केवल ये रट के चले गए 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो भुजा से विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और ये बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो बताइए 3 5, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, क्योंकि समचतुर्भुज समकोण चतुर्भुज में, क्या बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज में अगर ये कर्ण है और ये 3 है तो सिंपल सी बात है कि ये 4 होगा। अब ये 90 डिग्री ये रहा, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण। अब मामला क्लियर है कि इसका यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई 4 है, ये आता है, हमेशा आता है। अगर ये 4 है तो बताइए 2 बराबर भागों में बांटता है तो ये पूरा 8 होगा, तो दूसरा विकर्ण 8 है और पहला विकर्ण 6 है। तो जब 2 विकर्ण पता चला तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। ये चीज आपको बता दिए, बहुत काम की चीज है, याद रखिएगा। आगे देखिए, चलिए आगे समझिएगा, कुछ छूटा तो नहीं ना। चलिए तो तीनों चतुर्भुज के बारे में बता दिए, आगे देखिएगा।
अर्धवृत्त के बारे में तो हम पहले ही बता दिए थे। वलय क्या होता है, वलय का भी याद रखिए। वलय में केवल एक चीज याद रखिए, एक पूछेगा कि यदि किसी वलय की सबसे बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो अगर 10 है, छोटी वाली त्रिज्या जो है वो अगर 8 है, तो बताइए इसके बीच का या इसकी मोटाई क्या होगी, इसकी मोटाई क्या होगी। तो याद रखना है मोटाई होता है बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या। एक तो ये पूछेगा इसकी मोटाई क्या होगी, दूसरा पूछता है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, कहिएगा बड़ा वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लेंगे तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो वलय का क्षेत्रफल क्या है, पाई इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, मतलब बड़ा का क्षेत्रफल में छोटा घटा देंगे, बड़ा का क्षेत्रफल में छोटा घटाएंगे तो क्या निकलेगा, यही वाला हिस्सा निकलेगा ना, यही वाला हिस्सा निकलेगा क्षेत्रफल के रूप में। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो दोनों त्रिज्या को घटा देना है, तो मोटाई माइनस क्या हो, मोटाई बराबर क्या होगा, दोनों त्रिज्या का अंतर, यही मोटाई है। त्रिज्यखंड आपको बता दिए पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम, 2D खत्म हो गया, अब 3D की बात करते हैं। 3D में सबसे पहला याद रखना है घन की बात करें। 3D में अगर घन की बात करें तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, ये सब जरूरी है, जो जरूरी है वही बता रहे। 6 गुना भुजा स्क्वायर, संपूर्ण मतलब बड़ा। अब बड़ा कब आएगा, जब 6 से गुना करेंगे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसी का घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये चीज भी ध्यान रखना है कि घन की बात करें, वक्र का मतलब बाहरी, अब बाहरी मतलब चारों भुजा, तो चारों भुजा मतलब 4। और संपूर्ण की बात करेगा तो सतह भी लेना पड़ेगा, तो कितना सतह होता है 6, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण में सतह शामिल करना है, और बाहरी वक्र का मतलब बाहरी हिस्सा, तो बाहरी चारों तरफ ही होगा ना, क्योंकि घन है चारों तरफ बराबर, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो वक्र और संपूर्ण अच्छे से क्लियर करके पढ़ना है। चलिए बहुत अच्छे एसएससी लवर मनीष कुमार। और कोई है क्या, कह रहे हैं सर जी एक बैच चालू कीजिए प्लीज सर आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। नहीं, कोई बैच की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। हाँ जी, इतना बेहतरीन ढंग से हम आपको सारा चीज बता देंगे, कोई बैच का जरूरत नहीं है। आइए याद रखिएगा, एक सबसे जरूरी चीज जिसको जीवन में कभी नहीं भूलना है, ठीक है, ये होता है विकर्ण। तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। देखिए आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वर्ग का विकर्ण और घन के विकर्ण में, तो दोनों बता देते हैं। √2 गुने भुजा होता है वर्ग का विकर्ण, और √3 गुने भुजा होता है घन का विकर्ण। कैसे याद रहेगा, तो याद रखिए वर्ग क्या है 2D है, और घन क्या है 3D है। तो 3D में 3 आएगा, 2D में 2 आएगा। अब कभी नहीं भूलिएगा कि वर्ग और घन का विकर्ण कैसे होता है। मामला समझ में आया, याद रखने का तरीका बता दिए, ठीक है। चलिए भुजा क्यू 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर और √3 गुने भुजा, बस इतना ही घन में याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, घनाभ की बात करें, हमें ज्यादा रटना नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। घनाभ में एक सबसे जरूरी चीज सुनिएगा कि घनाभ की अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर पता है क्या है कि घन का आयतन, ये तो सबको याद रहता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2 × LB BH प्लस LH, 2 × BH LB प्लस BH प्लस ऐसे। आप इस चीज को रटते हैं, रटना नहीं। कैसे, देखिए जैसे मान लिया जाए कि L दिया है 2, B दिया है 4 और H दिया हुआ है आपका 5। आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इन दोनों को गुना करिए। ये मत रटिए कि LB BH LH होता है। देखिए इन दोनों को गुना करिए 8, इसको इससे गुना करिए तो 5 चौका 20। अब पहला वाला को लास्ट से गुना करिए तो 5 दूनी 10। अब सबको जोड़ के 2 से गुना कर देना है, मामला खत्म, ठीक है। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर पहला को लास्ट से। 3 आदमी है, पहले ये दोनों आपस में हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा वाला तीसरे से हाथ मिलाएगा, फिर पहला वाला तीसरे से हाथ मिलाएगा। जितना आएगा सबको 2 से गुना कर देना है जोड़ने के बाद। तो क्यों रटना है 2 × LB BH LH, मामला समझ में आया, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको आपको रटना पड़ता है। तो रटना नहीं है, देखिएगा ध्यान से
कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ये हमेशा पूछता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का वक्र क्षेत्रफल ही कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां होता है 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। कैसे याद रहेगा? कहिएगा कि सर नॉर्मली अगर आयत रहता तो क्षेत्रफल एल गुना बी होता, तो एल बी तो है ही प्लस में, है ना। एक्स्ट्रा कमरा में क्या होता है, हाइट, लंबाई रहता है, चौड़ाई भी रहता है, एक कमरा में एक एक्स्ट्रा हो जाता है हाइट। तो हाइट याद रखिएगा 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, याद रहेगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही घनाभ का वक्र क्षेत्रफल है, घनाभ का वक्र क्षेत्रफल है। मामला क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, बेलन की बात करते हैं। बेलन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए ये तो हर किसी को याद रहता है, सुनिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कैसे? कहिएगा बेलन में एक्स्ट्रा क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है बेलन में एक्स्ट्रा। तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, और एक्स्ट्रा जोड़ देना है इसका हाइट, तो 2 पाई आर और एच, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? वक्र का मतलब बाहरी, बाहरी तो बाहरी सतह कैसा है, सर्कल, और सर्कल का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, एक्स्ट्रा हो गया इसका हाइट, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप गलती से ये चीज इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत पछताइएगा, खासकर रेलवे की परीक्षा और ग्रुप डी में तो बहुत पछताइएगा कि अगर गलती से ये दोनों पढ़ लिए और मन में ये सोच लिया ना कि सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा, हम इसको नहीं रटेंगे, फंस जाइएगा। पिछला बार भी यही हुआ था, कई सारे लोग रट के नहीं गए थे और अंत में इसको छोड़ के आना पड़ा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस 2 पाई आर एच, यही तो है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, संपूर्ण निकल गया। तो इसको रटना क्यों है, दो वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त होता है बेलन में तो 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या, वक्र 2 पाई आर एच, इन दोनों को जोड़ेंगे संपूर्ण बन गया। दो वृत्त में इसका वक्र जोड़ देंगे, मामला खत्म। चलिए बस यही 3 फॉर्मूला इसमें आपको रटना है। आगे देखिए गोला, कुछ भी आपको रटने जैसा यहां पर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बेलन की बात करें, सॉरी गोला की बात करें तो गोला का संपूर्ण, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, सुनिए ध्यान से, गोला का आयतन क्या होता है, कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला का संपूर्ण पूछे, गोला का वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि गोला का मतलब हुआ कि बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों भरा हुआ है, एकदम कहीं भी खाली नहीं है, पानी में डुबाने पर पूरा डूब जाएगा, समझ में आया, यानी बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, इसका मतलब उसका वक्र, गोला का कभी वक्र नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गोला का क्या होता है, संपूर्ण होता है, गोला का क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो गोला का आयतन होता है 4, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर संपूर्ण बोले तो बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला लेना है। अगर आपका मन हुआ कि हम नहीं, गोला के अंदर वाला हिस्सा काट के अब अंदर पेंट करना चाहते हैं, तब तो भाई वक्र होगा, तब तो गोला में वक्र होगा, तो गोला का वक्र भी याद रख लीजिए इसी के साथ। अगर ऊपर वाला लेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल गोला का हो जाएगा, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाला लेंगे तो क्या होगा, कहिएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा ना, तो गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का वक्र क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों याद रहेगा, केवल आयतन से दोनों याद हो जाएगा। तो गोला का आयतन 4/3 और 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे तो संपूर्ण, और 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे तो वक्र हो जाएगा। मामला क्लियर। आगे देखिए अर्धगोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, सुनिए, गोला का, अर्धगोला का क्या होता है, कहिएगा अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वहां 4/3 था, यहां अर्धगोला मतलब आधा, तो 4 का आधा हो गया 2, है ना, तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसका बोले संपूर्ण, संपूर्ण बोले तो याद रखिएगा बड़ा वाला, अब आधा बोले तो इसका हो जाएगा छोटा वाला।
यानी कि संपूर्ण की बात करेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। तो देखिएगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और गोला का वक्र, वक्र मतलब आधा, ठीक है, मतलब छोटा वाला, तो 2 पाई आर स्क्वायर लीजिएगा तो वक्र निकल जाएगा। दोनों हो गया। तो गोला अर्ध गोला का रटने का चीज ही नहीं है, गोला अर्ध गोला जो है वो समझने का चीज है। मामला समझ में आ रहा है? कह रहे सर यू आर नॉट टेलिंग मी, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, आधा घंटा बीत गया, अभी खत्म नहीं हुआ एक टॉपिक। अगर बातचीत करेंगे आपसे तो बताइए कैसे काम होगा? ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो रिवीजन आप कैसे करोगे? ठीक है, हम फ्यूचर सोच रहे हैं आपका, और आप वर्तमान में जी रहे हैं। नाम ले लेंगे तो गोला याद हो जाएगा? गोला को गोल करना पड़ेगा बैठ के, तब याद होगा। अब खोखला गोला को इग्नोर नहीं करना भाई, ठीक है, क्योंकि इसके पिछले बार जो आपका ALP हुआ था CBT 1, वहां भी आया है। खोखला गोला का कुछ याद करिए या ना करिए, लेकिन कम से कम इसका आयतन जरूर याद रखिए। बाकी ये दोनों भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आज तीनों रखना है, लेकिन अगर कुछ याद ना रहे तो इसका आयतन कम से कम याद रखिए। कैसे कहिएगा कि अगर अंदर वाला हिस्सा को निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, बड़का में छोटका घटा दीजिए। भाई पूरा बड़ा है, देखिए पूरा बड़ा है, और ये छोटका हिस्सा काट के निकालेंगे तो क्या होगा, बड़ा में छोटका घटा देंगे तो निकल जाएगा ये बीच वाला हिस्सा, यही तो है बीच वाला हिस्सा खोखला गोला। ठीक है, तो क्या होगा, गोला का नॉर्मली आप क्या, सॉरी बेलन है ना, बेलन का आयतन आप क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां दो सर्कल है तो एक वाला में आर क्या होगा, बड़ा होगा, एच तो दोनों का सेम होगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। मामला समझ में आया? दोनों को घटाने पर आयतन निकल गया। मतलब जो बड़ा वाला जो नॉर्मली बेलन का आयतन याद रखते हैं ना, जो नॉर्मली बेलन का आयतन याद रखते हैं उसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब खोखला है तो एक बड़ा वाला त्रिज्या होगा, एक छोटा होगा, हाइट तो दोनों का सेम होगा तभी तो फीट आएगा। इसके अंदर दूसरा बोतल डाल दिए हम, क्या होगा, कहिएगा हाइट तो सेम रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर एच घटा देना है। अब वक्र की बात करें तो क्या करना है, जो बेलन का नॉर्मली वक्र क्षेत्रफल होता है वो दोनों को जोड़ देना, एक बड़ा वाला आर एक छोटा वाला आर, तो 2 पाई आर एच बड़ा वाला और प्लस 2 पाई आर एच छोटा वाला, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच हो गया खोखला गोला का वक्र क्षेत्रफल। मामला समझ में आया? वही चीज है, बस इसमें दो त्रिज्या है तो दोनों को जोड़ देना है। टोटल सरफेस एरिया बात करें, इसको भी याद रखिए कि 2 पाई इंटू आर प्लस एच, आर माइनस आर, एक बार आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर, और एक्स्ट्रा कुछ जुड़ेगा वो है हाइट। वो क्या जुड़ेगा, हाइट। तो 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर प्लस एच, तो गोला का संपूर्ण, यानी तीनों याद हो गया और कहीं रटने जैसा कुछ नहीं है। एक बार नजर डालिएगा फटाफट याद हो जाएगा। चलिए, अगर आप कॉपी में ये सारा कुछ लिख लें तो और बढ़िया बात है, PDF चाहिए तो PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ समकोण बनाता है तो पाइथागोरस लगेगा, तो ये हाइट यानी कर्ण ही तिर्यक ऊंचाई है। ये कर्ण जो है ना इसी को तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तो क्या होगा कि अगर ये त्रिज्या है यानी आधार और ये है लंब, तो लंब प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, तो यहां तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या कहेंगे, दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट त्रिज्या और हाइट। ठीक है, अगर बोल दे शंकु का वक्र क्षेत्रफल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना बार इससे सवाल आया है एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते, पाई आर एल रट लीजिए, पाई आर एल। तो यहां जो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है ये पाई आर एल होता है। संपूर्ण से कभी कभार सवाल आता है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा कि कुछ भी नहीं करना है। संपूर्ण मतलब क्या, कि इस बाहरी हिस्सा में नीचे वाला जो यहां वृत्त है इसको जोड़ देना है, यही तो संपूर्ण है। तो बाहरी हिस्सा होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यही तो होता है कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल मतलब बाहरी क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब ये एक्स्ट्रा वृत्त जोड़ देंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया संपूर्ण। तो संपूर्ण कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, संपूर्ण का मतलब पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर।
संपूर्ण का क्या करिएगा, संपूर्ण का वक्र में इस वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मामला खत्म। अब यही यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई आर। इसको रटना ही नहीं है, आप ऐसे रटिएगा कभी जीवन में आपको याद नहीं रहेगा, कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह से रटिएगा ना कि वक्र में वृत्त जोड़ना है तो संपूर्ण बन गया, तो हमेशा याद रहेगा। अगर ऐसे रटिएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये रट लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपसे। तो याद रखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। स्मार्ट तरीका से रटना है, पढ़ना है, लेकिन मेहनत करके नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। मामला समझ आया? चलिए खोखला यहां क्या है, खोखला गोला। खोखला गोला से प्रश्न नहीं आता है, इसको भी इग्नोर करिएगा, है ना। हाँ, अगर आपका एग्जाम में काफी समय है, 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 3 महीना बाद के लिए आप देख रहे हैं क्लास, तो रट लीजिएगा, ठीक है। खोखला गोला में कुछ थोड़ी करना है। नॉर्मली गोला का आयतन क्या जानते हैं आप, 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना। अब यहाँ दो गोला है, एक बॉल होता है ना कि एक बलून है, बड़ा सा एक गोल बलून है और उसके अंदर एक बलून डाल दिए तो हो गया खोखला बलून, खोखला गोला। बड़ा आयतन में छोटा आयतन घटा देंगे, बड़ा आयतन क्या होगा 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब। नॉर्मली क्या होता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ दो गोला है एक दूसरे के अंदर, तो इसी को घटा देंगे 4/3 पाई। अब आर इस बार छोटा वाला आर लेना है, छोटा त्रिज्या लेना है, छोटा त्रिज्या यहाँ आर लेना है, अब बड़ा वाला में घटा देना है। अब इसको रटिएगा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा कि बड़का में छोटका घटाने से आयतन निकल जाता है इसका, खोखला गोला का। तो ये हमेशा याद रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं याद रहेगा, जबकि इसी से कॉमन लेके ये बना है। 4 पाई कॉमन लेंगे तो आर क्यूब बचेगा। केवल एक ही चीज इसमें याद रखिए, केवल एक ही चीज और कुछ नहीं, ठीक है। खोखला गोला की बात करें तो आगे देखिए, शंकु यानी छिन्नक। छिन्नक याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। छिन्नक का आपको विश्वास नहीं होगा कि छिन्नक का संपूर्ण से प्रश्न आया हुआ है रेलवे में, संपूर्ण क्षेत्रफल से छिन्नक का प्रश्न आया है रेलवे की परीक्षा में, यानी इसके सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्या नाम है, राजेश, कह रहे हैं सर जी बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, मैथ का क्लास लाइए, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जाम का नाम सही से लिखिएगा, क्या लिख रहे हैं, बिहार इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तब फिर हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको याद रखिए, छिन्नक रटिएगा तो जीवन भर रटते रह जाइएगा, समझ के याद करिए, फॉर्मूला आजीवन आपको याद रहेगा। शंकु का आयतन क्या होता है, सॉरी छिन्नक, छिन्नक आखिर होता क्या है सर, शंकु के हिस्सा को ही छिन्नक कहते हैं। शंकु का आधा हिस्सा काट दीजिए तो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, नीचे बड़ा होगा। शंकु छिन्नक का मतलब सीधा समझिए एक बाल्टी, बाल्टी होता है ना, पहले बाल्टी आता था, अब तो गोल आता है, पूरा गोल आता है। पहले वाला बाल्टी क्या होता था, उसको उल्टा कर दीजिए, वही छिन्नक है। पहले बाल्टी में, पहले का जो बाल्टी आता था वो इस टाइप से होता था, ठीक है, समझ में आया, इस टाइप से कि नीचे भी गोल ऊपर भी गोल। अब यहाँ पकड़ने वाला एक डंडी होता है पकड़ के लाने के लिए, आया समझ में, वही छिन्नक है। चलिए आइए, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए ये बना कैसे, ये बना कैसे कहिएगा, अगर नॉर्मली एक शंकु होता तो उसका आयतन क्या होता, ठीक है, उसका आयतन क्या होता कहिएगा, उसका जो आयतन होता 1/3 पाई आर क्यू हो जाता, पाई आर क्यू हो जाता। अब यहाँ 2 आर है तो बस स्क्वायर कर देना है, क्योंकि इसका एक आर यहाँ छुपा हुआ है, देखिए बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो नॉर्मली क्या याद रखिएगा पता है, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, याद रहेगा। यहां पर बड़ी आर है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। आप इस तरीके से याद रखो या फिर आप इसको रट लो, मामला वही है, ठीक है। तो इतना बड़ा रटने से अच्छा है, इतना बड़ा रटने से अच्छा है कि आप इसी को रट लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 1/3 पाई आर एच, आर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर बड़ी आर इंटू छोटी आर। इसकी ऊंचाई की बात करें
ठीक है, तो ऊंचाई जैसा कुछ नहीं रटना है, इसका वक्र क्षेत्रफल रट लीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, पाई आर एल बड़ा वाला आर प्लस पाई आर छोटा वाला और एल, यही होता है। बस ये दो चीज याद रखिएगा। अब इसका संपूर्ण हर हाल में आपको रट लेना है। संपूर्ण क्या होगा, देखिए देखिए, पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण रटने में आपको तकलीफ हो रहा होगा, इससे भी आसान है संपूर्ण रटना। कहिए कैसे, तो दोनों वक्र में दोनों क्षेत्रफल जोड़ना है, दोनों वक्र में दोनों क्षेत्रफल जोड़ना है, यानी कि छिन्नक का, देखिए छिन्नक का अगर संपूर्ण पूछे टोटल सरफेस एरिया तो कहेंगे पाई आर एल, एल एक ही होता है, प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर अब प्लस पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, मामला खत्म। पाई आर एल बड़ा वाला, पाई आर एल छोटा वाला, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला यानी नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, मामला खत्म। मामला समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, बस इतना ही करना है। अब अगर इसको छोटा करना चाहिएगा तो क्या कहिएगा कि पाई एल कॉमन ले लेते हैं, तो पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। इसीलिए हम कहते हैं कि रटना नहीं है, समझना है, और जब समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पाई आर एल प्लस पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, ये हर किसी को याद रहेगा। अब ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आइए मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं। देखिए अगर आप एएलपी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये दोनों में से कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और इस सेशन को आप देख रहे हैं तो पिरामिड, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, पिरामिड और प्रिज्म दोनों का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में ये आता है कि आप रट के चले जाते हैं, रट के क्या करते हैं, चले जाते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब प्रिज्म की बात पता है क्या है कि कभी कभी इस प्रिज्म में क्या देगा, वर्ग दे देगा। तो यहां पर आधार का क्षेत्रफल का मतलब समझिए कि अगर यहां वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, अगर इसका आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल में इसका हाइट जोड़ गुना कर देना है। तो आधार का क्षेत्रफल आयत भी होता है वर्ग भी होता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि यदि किसी प्रिज्म का आधार आयताकार है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है तो इस प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो कहिएगा आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। और आधार अगर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल में हाइट को गुना कर देना है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आधार का परिमाप गुना ऊंचाई करिएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई करिएगा तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे प्रश्न एक ग्रुप डी में पूछा गया, आप देख सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि प्रिज्म से सवाल आया, पिरामिड से भी आया है। ये दो चीज रटने में क्या दिक्कत है, आधार का परिमाप, आधार अगर वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप, हाइट जोड़ देना है, निकल जाएगा पार्श्व। आइए आगे, बस दो ही फॉर्मूला, ठीक है। आइए पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में क्या होगा कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब वही फॉर्मूला है, केवल 1/3 एक्स्ट्रा है। और आधार इसका अगर मान लीजिए आधार त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। आधार का मतलब ये हो गया, ये वाला आधार हो गया, मामला समझ रहे हैं कि अगर ये आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वही चीज यहां भी है, बस यहां एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो तिर्यक ऊंचाई आ जाता है। तिर्यक ऊंचाई किसमें, इसका पार्श्व क्षेत्रफल में। तो पार्श्व क्षेत्रफल में केवल तिर्यक ऊंचाई याद रखिएगा, ऊंचाई नहीं तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहां समकोण बन रहा है। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ समकोण जब बनेगा तो तिर्यक ऊंचाई निकालने में पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगाएंगे आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये दो चीज याद रखिएगा पिरामिड में, ठीक है। आइए अब देखिए मेंसुरेशन खत्म हो गया, कितना 44 मिनट लगा। अब बाकी के टॉपिक कर लेते हैं जिसमें कि 15 मिनट का क्लास और रहेगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा फॉर्मूला। तो अलजेब्रा फॉर्मूला में देखिए आपको इतना सारा है, क्या इतना रटना है, नहीं, मुश्किल से 4 से 5 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, 4 से 5। क्या, आइए देखिए बताते हैं। पहला याद रखना है
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो जो हम टिक कर रहे हैं केवल वही चीज याद रखिएगा। और सबसे जरूरी फॉर्मूला, ठीक है, सबसे जरूरी, हाँ एक तो ये हो गया, ये तो सबको याद रखता है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 4 नंबर है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। सर जरूरी कैसे है, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसका हम एक क्लास, 1 से 2 क्लास लाएंगे और आपका किस्सा खत्म हो जाए। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आ जाइए। फिलहाल के लिए जिनका एग्जाम है तत्काल में, वो इस सेशन को अच्छे से देखिए, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये जो 4 नंबर फॉर्मूला हम बताए ना, सब कुछ भूल जाइए लेकिन इसको नहीं भूलिए। आपसे कहेगा दो संख्या के योग का स्क्वायर 40 है, दो संख्या का गुणनफल 50 है, तो उसका अंतर क्या होगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। तो 4 गो हो गया, 4 याद रखिए। इसके अलावा इधर कुछ भी याद नहीं रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चर्चित है तो याद रख सकते हैं, चर्चित है तो याद रख सकते हैं 5 नंबर। चलिए आइए आगे देखिए, जिसमें हम टिक लगा रहे हैं उसको अच्छे से देख लेना है बस। a माइनस बी का होल क्यूब टिक लगा रहे हैं, मतलब वैल्यू उतना नहीं देना है, बाकी इस 5 को वैल्यू अच्छे से देना है, इज्जत देना है बढ़िया से, ठीक है। और एक बड़ा वाला है, अगर वो मिल जाए तो सही है, ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। हाँ ये रहा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये 4 नंबर फॉर्मूला के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा है पता है? ये 4 नंबर फॉर्मूला के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है ये वाला, देखिएगा 5वां नंबर हम इसको मार्क कर रहे और डबल स्टार लगा रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम इस पर स्टार लगा दिए, एग्जाम में ये सवाल आता है एलजेब्रा के ऊपर, आपसे दिया रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 20 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर अगर 40 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ये आपसे पूछता है ना। तो ये कभी नहीं भूलने वाला फॉर्मूला है, ये चीज को आप याद रखिएगा। इसी के नीचे वाला माइनस वाला है ना, जबकि इसी से ये बना है, तो केवल इसी को याद रखिए क्योंकि इसी से ये बना है, बस इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, मामला वही है। तो केवल 5 नंबर याद रखना है, ठीक है। आइए 5 हो गया, 5 के बाद देखिए 6 नंबर फॉर्मूला को मार्क कर रहे हैं। इसको अगर लिख के डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा, डायरेक्ट यहां से उठा उठा प्रश्न आता है। तो जो मार्क कर रहे हैं 6 से 7 ही हम मार्क करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आइए एक आखिरी ध्यान से देखिएगा। अब जिस पर हम मार्क कर रहे हैं उस पर नजर अच्छा से जाना चाहिए आप सबका, जिसको हम मार्क कर रहे हैं उस पर नजर अच्छा से जाना चाहिए, बस बस इतना ही, 7 नंबर। तो टोटल 7 फॉर्मूले ही हम इसमें बताए हैं, ठीक है। जिसमें से ये दोनों पर तो फिक्स सवाल है कि भाई एसएससी में तो काफी बार पूछा, 1000 बार कम से कम पूछा होगा इन दोनों से, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात पता है क्या है, कि कभी कभी क्या होगा कि ये डाटा दिया नहीं रहेगा, तो यहां से निकालना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू दे देगा। अब a प्लस बी आप निकलेगा तभी आप ये निकाल पाएंगे, ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों डाटा दे करके a प्लस बी प्लस सी यहां से निकाल के यहाँ पुट करना पड़ता है, तब फाइनल आपका आंसर आएगा। इसलिए दोनों रट लीजिए अच्छे तरीके से, सब कुछ तो आपको याद ही है, a प्लस बी का होल क्यू माइनस बी का होल क्यू याद है, लेकिन ये दोनों आपको नहीं याद होगा, ये हम गारंटी देते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए अभी तुरंत कॉपी में, हम भले ही आपको पीडीएफ देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन ये दो को कभी नहीं भूलना है। अब अलजेब्रा की सबसे खास बात आपको बता दें,
अलजेब्रा की सबसे खास बात आपको बताने जा रहे हैं, सुनिए, बस इतना ही दो याद रखना है। अब आते हैं बहुभुज के ऊपर, लेकिन उससे पहले अलजेब्रा की बात करें कि x देखिएगा कि x प्लस 1/x का मान अगर p दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो याद रखिएगा p स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर x पर पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 आपसे पूछा जाए 4, तो जितना आप लाए हैं ना p स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करके फिर से माइनस 2 कर दीजिएगा। तीसरा याद रखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर होता है पी क्यू माइनस 3p। आगे याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, हाँ चौथा और आखिरी, x पर पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 आपसे पूछा जाए, ये होता है पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2 और पी क्यू माइनस 3p इंटू माइनस पी, ये याद रखना है। तो पावर 5 तक हम आपको बता दिए। कब प्लस देके प्लस पूछे तो हर जगह माइनस, जहां जहां हर जगह माइनस, हर जगह माइनस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए, अब ध्यान से देखिए कि अगर आपसे दे दिया जाए कि x माइनस 1/x का मान p है, तो माइनस देके माइनस नहीं पूछेगा, प्लस पूछेगा। तो देखिएगा कि x माइनस 1/x अगर स्क्वायर में है तो माइनस देके माइनस नहीं पूछेगा। ये याद नहीं रखना कि यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, ये मामला गलत है। माइनस देके प्लस पूछेगा और प्लस देके प्लस पूछेगा, तब आपको ये नियम लगाना है जो बताने जा रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस 2, एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 पूछे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2 करके जितना आएगा उसका स्क्वायर करके माइनस 2 करना है, क्योंकि आप यहां से यहां आ रहे और प्लस से प्लस आता है तो चिन्ह माइनस का। ये डिटेल में पढ़ा चुके हम आपको कई बार। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछा जाए तो पी क्यू प्लस 3p होता है। बस ये तीन चीज याद रखिए। आइए पॉलीगोन पर बात करते हैं, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं किए हैं। आइए पॉलीगोन की बात करें तो पूरे पॉलीगोन में बहुभुज से एग्जाम में सवाल आते हैं और केवल दो चीज याद रखना है। इतना चीज दिख रहा है ना, केवल दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसमें, केवल दो। पहला कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो n-2 इंटू 180, ये याद रहेगा। क्या ये याद रहेगा आपको? इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस केवल एक याद रखिए। और एक जो दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताएं, पता है क्या है? विकर्णों की संख्या। बहुत मजेदार चीज है, रीजनिंग से लेकर के मैथ तक में ये पूछता है कि विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। अब एक सबसे फाइनल चीज याद रखिए, पता है क्या? सुनिए, आपको अगर पूछे कि बताइए भुजा का मान क्या होगा, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, 360 बटा बाह्य कोण, याद रखिएगा। ये जो आखिरी चीज यहां बताए हैं ना, ये जड़ी बूटी से कम नहीं है। कहिए कैसे? अभी बताते हैं इसका फायदा क्या है, ठीक है? ये जड़ी बूटी से कम नहीं है। कुछ समय के लिए सोच ले कि इससे सवाल नहीं आएगा, कुछ समय के लिए सोचे कि इससे सवाल नहीं आएगा, लेकिन इससे नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। कैसे? सुनिए ध्यान से। देखिए सवाल आपका दिया रहेगा कि यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो बताइए उसमें कितनी भुजा है, भुजाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। अगर आंतरिक कोण अगर 60 डिग्री रखेंगे तो बाह्य कोण कितना होगा? कहिएगा बाह्य कोण कितना होगा? 60 घटाएंगे तो 120, यानी बाह्य कोण 120 है। और भुजा की संख्या निकालने का तरीका होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण, यानी 360 बटा बाह्य कोण 120 है, मतलब 3 भुजा है इसमें। कितना भुजा है? 3 भुजा। तो याद रखिएगा भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बाह्य कोण। तो पूरे बहुभुज में केवल 3 चीज याद रखिए, केवल 3 फॉर्मूला। हम सब कुछ आपको नहीं बताएंगे कि ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, जरूरत ही नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको तो आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा क्योंकि ग्रुप डी में नहीं आएगा, बाकी अदर एग्जाम में पूछता है तो याद रखिए कि दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा मिड पॉइंट आपसे पूछे mx2 प्लस nx1 mx प्लस 1, ठीक है, m बाई 2 प्लस n बाई 1 m प्लस n, दोनों जगह प्लस होगा, कहीं भी माइनस नहीं होगा क्योंकि मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है। अब ये आंतरिक विभाजन तो आपको पता है, एक बार x लेना है एक बार y लेना है और दोनों जगह प्लस लेना है, बाह्य विभाजन में दोनों जगह माइनस लेना है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये कितना जरूरी है, याद रखना। पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी जो पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये दो चीज याद रहेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये चारों से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज ये तो ध्यान रखना। देखिए याद रखने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, याद कैसे रखना है। तो अगर आंतरिक है तो नीचे में हमेशा प्लस होगा, ऊपर तो होगा ही, और एक जोड़ा एक जैसा एक जगह रहेगा। देखिए एक्स एक्स एक जगह, बाई बाई एक जगह, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस वन, एम बाई टू प्लस एन एम बाई वन, एन बाई वन बटा एम प्लस एन, तो दोनों जगह प्लस प्लस ही है, और एक्स जहां रहेगा वो दोनों एक जगह रहेगा, एक्स जहां रहेगा वहां एक जगह रहेगा, बस बाई विभाजन है तो माइनस लगा देना है। इसका जो स्लोप है ना, देखिए एएलपी सीबीटी 2 का अगर आप गलती से एक आध दिन सेट मारे हैं तो ईमानदारी से कमेंट में आप जरूर बताइएगा, अगर भविष्य में कभी भी आप वीडियो देखिएगा तो एक बात आप बताइएगा कि आपका सेट में यहां से सवाल आया है, हर एग्जाम में पूछा, एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा में हर प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा है। मामला समझ आ रहा है? ये दो डाटा दिया हुआ रहेगा, ये दो डाटा दे करके आपसे पूछा है कि बताइए क्या होगा इसका मिड पॉइंट, तो होगा बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। ये एएलपी सीबीटी 2 में हर सेट में प्रीवियस ईयर 19 में भी पूछा, 25 में भी पूछा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी की चीजें आप चाहें तो रट सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी रटिएगा, सारा चीज आपको दिखा दे रहे हैं, अगर जरूरी लगे तो इसको रट लेना है। हाँ जी, क्षेत्रफल तो सबको पता है कि जरूरी है ही, क्षेत्रफल जरूरी है ही। एन बाई क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, यानी जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, और x1 x2 x3। ठीक है, देखिए 1 2 3 ये याद रखना है, 1 2 3, अगर x1 लेंगे तो बाई 2 माइनस बाई 3 हो जाएगा, फिर बाई 3 माइनस बाई 1 माइनस बाई 2। तो बस 3 से 4 फॉर्मूले पूरा में इंपॉर्टेंट है, फिर से दिखा देते हैं कि दूरी सूत्र पूछे तो ये लगाना है, मध्य बिंदु पूछे, आंतरिक और बाहरी विभाजन, और एक आपका ये ढलान परवंता स्लोप जो पूछता है, स्लोप का कभी नहीं भूलना है स्लोप। ठीक है, और एक क्षेत्रफल, तो 5 फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से रेलवे वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना के बराबर प्रश्न आता है। ठीक है, हाँ जी, क्षेत्रफल से कभी कभार पूछ देता है। चलिए आइए आगे सर्कल की बात करें, तो सर्कल में क्या ध्यान रखिएगा आप। चलिए सब के सब गायब हो गए भाई, सब के सब गायब कहाँ हो गए। ठीक है, चलो भाई सबको बाहर वापस लाते हैं, बस 5 मिनट का और खेल है, ज्यादा देर का खेल नहीं है, केवल 5 मिनट। केवल 5 मिनट का खेल है। कैसे, आइए, यदि कोई सर्कल में एक त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस टाइप से, तो याद रखिएगा कि इसका परिधि पर जितना कोण बनेगा उसका दुगना कोण बनेगा इसका केंद्र बिंदु पर। इसका जो सेंट्रॉइड होगा ना, सेंट्रॉइड, इसको इसका यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ 2 थीटा बनेगा, याद रखिएगा। अगर परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है, परिधि पर बना कोण आपस में बराबर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो याद रखिएगा ये चीज। आगे देखिए, परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, अगर कोई व्यास से परिधि पर कोण बन रहा है तो
तो बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अब ये हॉस्पिटल रूल तो भूलना ही नहीं है कि अगर एक वृत्त को इस प्रकार से क्रॉस करें, एक वृत्त को, हाँ जी, इसका पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ देंगे, कहाँ मिलेगा ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, याद रखिएगा, अगर ये सर्कल है और बाह्य बिंदु से एक रेखा प्रतिच्छेद करता है और 2 पॉइंट पर कट करता है, तो क्या करेंगे, पीए यानी पूरा, फिर आधा, फिर पूरा, फिर आधा, याद रहेगा। पीए, पीबी, पीसी, पीडी, भूलने का सवाल ही नहीं है समझ में। पहले हम पूरा जाएंगे नानी घर, ठीक है, फिर आधा दूर से घूर के आ जाएंगे कि दोबारा अच्छा नहीं लगेगा नानी घर जाने में। पहले पूरा जाएंगे और फिर आधा। अब यहां देखिए, अगर कोई वृत्त को बाह्य बिंदु से कोई रेखा स्पर्श करता हो, स्पर्श पॉइंट है, ये स्पर्श बिंदु है, टी क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो ये जो पीटी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पीए और पीबी के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पूरा और फिर आधा का जो गुणनफल है वो पीटी स्क्वायर के बराबर होगा, जहां ये टच करता है, जहां ये टच करता है वहां पर। कभी नहीं भूलिएगा पूरा आधा वाला मेथड। आइए आगे देखिएगा, बात करते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय की बात करें तो थेल्स प्रमेय का सबसे खास बात क्या है कि जितना भी भुजा कुछ भी ले लीजिए, सब क्षेत्रफल का अंडर रूट होता है। देखिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, है ना, बराबर डीई बटा बीसी, ये आपस में बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है, एडी बटा छोटा वाला आपस में अनुपात में, और यहाँ छोटा वाला आपस में अनुपात होगा, और जहां पर ये दोनों विभाजित कर रहा है ना, ए बी को, ए सी को डी और ई बिंदु पर, वो दोनों अनुपात आपस में बराबर होगा। एक सवाल यहां से आ जाएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। हाँ जी, बाकी सारी चीजें आप रटो ना रटो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए क्या है, ए डी ए बी, हाँ जी, यहाँ देखिए इन दोनों का, इसको छोड़ देना है, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। देखिए ये ए डी का जो रेशियो है वो ए बी से है, उसी प्रकार से ए का रेशियो ए सी के साथ है, ठीक है, और उसी प्रकार से डी का रेशियो बी सी के साथ है। यानी कि यहीं पर आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो है ए डी बटा ए बी का जो अनुपात है वो बराबर होगा किसका, ए बटा यानी आधा फिर पूरा ए सी के बराबर होगा। ये पूरा पॉइंट एक जगह लिख लीजिए, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। आइए, एक होता है डीसीटी, एक होता है टीसीटी। डीसीटी टीसीटी क्या होता है, सॉरी आईसीटी, ध्यान से देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कि बताइए ए बी का लंबाई क्या होगा, ए बी मतलब ये दूरी ए बी या सी डी, ये दोनों आपस में तो बराबर ही है। अगर दोनों का लंबाई पूछा, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ हो, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ हो, ये दूरी दे करके आपसे ए बी या सी डी का लंबाई पूछे, तो याद रखिए अगर कोई स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त पर, तो स्पर्श रेखा को कहते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इसकी लंबाई बराबर होता है रूट अंडर डी स्क्वायर, मतलब दोनों के वृत्त के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 का, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो डीसीटी में माइनस होता है दोनों त्रिज्या के बीच में, और अगर टीसीटी रहे यानी कि टी मतलब याद रखिए टीसीटी होता है ये, ठीक है। तो टीसीटी मतलब टी फॉर तिरछा, तो याद रखिए जब तिरछा रहेगा उसको टीसीटी कहेंगे, और उसमें क्या होगा कि ये बीसी और एडी की अगर लंबाई का मान पूछे तो याद रखिए वहां प्लस लगेगा, तिरछा में प्लस लगेगा और सीधा सीधा में माइनस लगेगा, दोनों त्रिज्या के बीच में। ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो फालतू चीज है वो हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे, जो जरूरी है वही बता रहे हैं आपको। आइए मिड पॉइंट आपसे पूछा जाए, देखिए क्या होता है,
कि थेल्स प्रमेय की बात करें तो इसमें क्या होता है, डी अगर आपको निकालना है तो ये बीसी का आधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको डी निकालना है तो बीसी का आधा, यानी ये वाला भुजा दे करके आपसे ये पूछे कि अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 5, अगर आपसे पूछे ये 2 है तो ये इसका दुगना होगा 4, यानी बड़ा वाला का आधा होता है ऊपर वाला, क्योंकि दोनों पैरेलल है। चलिए इसको देखिए कि अगर कोई त्रिभुज है और यहां पर इसके बीच से कोई रेखा खींचा जाए और दोनों लंब है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर अनुपात में बांट रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा कि बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी और डीसी के गुणनफल के बराबर। देखिए यहां से तीर मारना है और ये धनुष है, यहां से तीर मारना है, ये धनुष के गुणनफल के बराबर। याद रखिएगा, किसी तरह से याद कर लीजिए बस कि बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी सी हो गया। इसके अलावा इसके अनुपात में क्या रिलेशन होता है कि अगर आपको यहां पर ए डी निकालना है, ए डी, तो ए बी का स्क्वायर, ए डी चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसके स्क्वायर में पूरा का स्क्वायर से भाग देना है, ए बी का स्क्वायर करके पूरा से भाग देना है ए सी से, तो ए डी निकलेगा। अगर सी डी चाहिए तो सब कुछ पता है, ये बीच वाला नहीं रटना है, ये जो है ना इसको नहीं रटना है, ये बीच वाला नहीं रटना है, बाकी ये चारों आपस में जो है क्या रिलेशन होता है ये चीज आपको याद कर लेना अच्छे से। ज्योमेट्री की बात करें, एक आखिरी ज्योमेट्री में पॉइंट है, ज्योमेट्री का एक ज्योमेट्री में आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए इसको। क्या होता है यहाँ पर कि अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें क्या समानता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ए बी है ना, ए बी, और देखिए दो त्रिभुज है और दोनों आपस में समरूप है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी का क्या रूल होता है कि परिमाप सभी भुजा के अनुपात के बराबर होता है ना, सभी भुजा के अनुपात के बराबर होता है, यानी ए बी, इसका ले लीजिए डी, तो ए बी बटा डी, इसका ले लीजिए बी सी, तो इसका ले लेंगे ई एफ, ठीक है, ए सी, तो ए सी लेंगे तो इसका डी लेंगे। तो परिमाप में कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन दिक्कत आता है इसका क्षेत्रफल में, जिसको आपको स्क्वायर के बराबर करना होगा, इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल ये होगा ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, इसके अलावा बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर के बराबर होता है। और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के भी बराबर होता है क्षेत्रफल, तो एपी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होता है, एपी बटा डी क्यू, है ना, ये डी है, ये डी है, तो डी क्यू स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। मामला समझ में आया? ये तो परपेंडिकुलर है। अगर यहां से कोई माध्यिका खींच दे, यहां से एक हम माध्यिका खींच दें, यहां से क्या करें, एक माध्यिका खींच दे, माध्यिका, यहां से भी एक माध्यिका खींच दे और ये माध्यिका का नाम यहाँ एम कर दे और इस माध्यिका का नाम एन कर दे, एन, तो याद रखिएगा कि ए एन एम का स्क्वायर और डी एन के स्क्वायर के भी बराबर होता है, तो ये माध्यिका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोच सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, या परपेंडिकुलर हो या माध्यिका हो। चलिए एक आखिरी ज्योमेट्री में याद रखिए, ज्योमेट्री का एक आखिरी पॉइंट ज्योमेट्री में याद रखिएगा, पैरेललोग्राम, कि अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए, हालांकि इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता दिए, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग, यानी आसन्न भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो ये पहले ही हम आपको बता दिए इसका सूत्र, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आइए आखिरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको अगर बिना पेन चलाए हाइट एंड डिस्टेंस के सूत्र जो है ना, बिना पेन चलाए आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये रेशियो सबका याद रखिएगा। ये रेशियो कि अगर यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने √3a होगा, 90 डिग्री के सामने 2a होगा, और ये आपको दिया हुआ है a। कहिएगा इसका कहाँ यूज है सर? आपसे कहा जाए कि यदि किसी मीनार के पाद बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है, जब मीनार को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि व्यक्ति जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है,
तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो कहिएगा 30 मीटर दूरी √3 के बराबर है, तो जो दिया है भागा उसी से और जो पूछे उससे गुना, तो a का मतलब 1 से गुना, तो 30/√3 आंसर हो गया मीनार का ऊंचाई 30/√3। तो बिना पेन चलाए बन जाएगा, अगर ये चीज याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सिंपली कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है, कि साइन 60 √3 होता है ना, tan 60 √3। अब 30 डिग्री के सामने एक रेशियो होता है, तो 1 2 और ये √3 के बराबर। अगर 45 की बात करें तो ये दोनों भुजा सेम होगा, क्योंकि 45 के सामने दोनों सेम रहेगा, बस ये √2a के बराबर होता है। अब इसका वैल्यू क्या है ये तभी आपको समझ में आ रहा होगा जब पहले से आप कुछ पढ़े हो। अब जो नहीं पढ़े, पता है ये फालतू लग रहा होगा, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस यही 6 टॉपिक पर खत्म है। कितना भी हार्ड हाइट एंड डिस्टेंस आ जाए, बिना पेन चलाए बना लीजिएगा कि एक पेड़ है, हवा से टूट गया और जमीन को छू रहा है, उसके बीच में 30 डिग्री और 30 मीटर की दूरी पर कौन बन रहा है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, डायरेक्ट बना लीजिएगा, इससे डायरेक्ट इससे बन जाएगा, है ना। 15 डिग्री और 75 डिग्री का वाला मामला कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, यहां से अगर 2 थीटा बन रहा है, यहां से 2 थीटा बन रहा है, तो याद रखिएगा कि यहां पर जितना दूर उतना छोटा एंगल बनता है, जितना नजदीक उतना बड़ा एंगल बनता है। तो अगर ये यहां से यहां तक की दूरी d है, तो ये d/2 होगा और ये d/2 √3 होगा। d का मतलब दूरी दिया है, मान लीजिए कि ये दूरी दे रखा है कि एक व्यक्ति है मीनार से इतना दूर है, अगर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है तो इसके आंख और मीनार के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितना है? तो कहिएगा जितना दूरी चला वो तो d है। जब d का मान 10 दिया है तो मीनार की ऊंचाई d/2 √3 है, तो 10/2 √3 कितना होगा? 5 √3 आंसर मीनार की ऊंचाई। कितना आसान है, समझ में आ रहा है? कितना आसान है, ये बात समझ रहे हैं आप? इग्नोर करिएगा, आप सोच रहे हैं कि ये सब बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। आइए चलिए, आइए ध्यान से समझिए। अगर दोनों 45-45 का मामला है तो ये d होता है, ये d/2 √2 + 1 और d/2 √2 + 1, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। यहाँ देखिए 45 और 60 का अगर मामला हो तो क्या कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, शीर्ष को देखता है 45 डिग्री का कोण बनता है, अगर 20 मीटर की दूरी चला उसके बाद देखता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितना है? तो डी का मान 20 दिया है, 20 डायरेक्ट पुट करेंगे, आधा करके आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, कि कौन कितना डिग्री और क्या माप होता है सबका। बस यहीं तक आज ये खत्म है, पूरा सब कुछ करवा दिए, इसमें कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। और जो बच्चा इसको देख लिया समझ जाइए उसका बेड़ा पार है। और कॉपी में लिखा करिए फॉर्मूला, पीडीएफ देने का हम दे देंगे, लेकिन फिर आप खोल के नहीं देखिएगा कभी, ठीक है। फिर भी अगर ज़्यादा लगे कि सर पीडीएफ भेज दीजिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।